नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सुबह की बढ़त टिक नहीं पाई और दिन भर बिकवाली का माहौल हावी रहा। सेंसेक्स 148 अंक टूटकर 83,311 पर, जबकि निफ्टी 88 अंक गिरकर 25,510 पर बंद हुआ। बैंकिंग, मेटल और रियलिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी रही, जबकि चुनिंदा एफएमसीजी और ऑटो शेयरों ने कुछ सहारा दिया। मार्केट की चौड़ाई भी कमजोर रही। हर एक बढ़ते शेयर के मुकाबले करीब 3 शेयर गिरे। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवारी बाजार पर भारी पड़ी। मंगलवार को एफआईआईज ने करीब 1067 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जो लगातार 5वां दिन था जब उन्होंने नेट सेलिंग की। डॉलर की मजबूती ने भी बाजार को झटका दिया। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 100.16 के स्तर पर पहुंच गया, जो करीब 5 महीने का ऊपरी स्तर है। इसी वजह से निफ्टी मेटल इंडेक्स 2% टूटा और हिंदाल्को व ग्रासिम जैसे शेयरों में 6% तक की गिरावट आई। बैंकिंग, फाइनेंशियल और मेटल सेक्टर में भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली। दिन के शुरुआती सत्र में सेंसेक्स 83,836 तक गया था, लेकिन बाद में बिकवाली बढ़ने से ये 83,422 तक लुढ़क गया। एक्सपायरी डे होने की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव भी तेज रहा, क्योंकि ट्रेडर्स ने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज कर नई पोजीशन बनानी शुरू की। आदित्य बिरला ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसमें ग्रासिम और हिंडाल्को टॉप लूजर्स रहे। पावर ग्रिड ने लगातार दूसरे दिन करीब 3% की गिरावट दर्ज की। आइचर मोटर समेत ज्यादातर 2 व्हीलर स्टॉक्स भी कमजोर बंद हुए। डिलीवरी, एबीएफआरएल, ब्लू स्टार और एनसीसी जैसे शेयर कमजोर तिमाही नतीजों के बाद 8% तक टूटे। ब्लू स्टार ने FY 26 के लिए अपने रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस घटाए, जिससे हैवेल्स और वोल्टास जैसे दूसरे कूलिंग स्टॉक्स पर भी दबाव बढ़ा। चोला इन्वेस्टमेंट के शेयर में करीब 3% की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी के एनपीए यानी खराब लोन बढ़े हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने भी कमजोर Q2 के बाद अपने रेवेन्यू और वॉल्यूम आउटलुक घटाए, जिससे स्टॉक 5% फिसल गया। वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रल, नोवामा और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स अपने मजबूत तिमाही नतीजों के दम पर बढ़े। पेटीएम के शेयर 4% चढ़े, क्योंकि कंपनी को MSCI इंडेक्स में शामिल किया गया और उसके इंटरनल फाइनेंशियल्स ने भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखाया। रेडिंगटन ने जबरदस्त तिमाही नतीजों के बाद 15% की जोरदार बढ़त दर्ज की। कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन तीनों मोर्चों पर मजबूत ग्रोथ देखने को मिली, जिससे निवेशकों ने इसमें जमकर खरीदारी की है। देश की कॉपर और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ने सरकार से सस्ते विदेशी माल को लगाम लगाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है। कंपनियों का कहना है कि चीन समेत कई देशों से सस्ता मटेरियल आने की वजह से घरेलू प्रोड्यूसर्स को दिक्कत हो रही है और कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। कॉपर मैन्युफैक्चरर्स चाहते हैं कि मौजूदा 5% इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर कम से कम 7% किया जाए, ताकि घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके। वहीं एल्यूमिनियम कंपनियों ने ड्यूटी को 7.5% से बढ़ाकर 15% करने की मांग की है, ताकि विदेशी आयात पर रोक लगाई जा सके और स्थानीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय से हुई हालिया मीटिंग में इंडस्ट्री ने अपनी चिंताएं रखी हैं। अगर सरकार ड्यूटी बढ़ाने पर सहमत होती है तो कॉपर और एल्यूमिनियम सेक्टर को राहत मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक वायर, केबल और ऑटो पार्ट्स जैसी इंडस्ट्रीज की लागत बढ़ सकती है। SBI ने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी SBI फंड्स मैनेजमेंट में 6.3% की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। ये बिक्री IPO यानी पब्लिक ऑफरिंग के जरिए की जाएगी। इस मंजूरी के साथ SBI फंड्स की लिस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है, जो बैंक की वैल्यू अनलॉकिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। इस कदम से SBI को पूंजी मजबूत करने और निवेशकों के लिए मूल्य बढ़ाने में मदद मिल सकती है। जेके लक्ष्मी सीमेंट घाटे से मुनाफे में लौट आई है। कंपनी ने इस तिमाही में 31 करोड़ के घाटे के मुकाबले 81 करोड़ का कंसोलिडेटेड मुनाफा दर्ज किया है। आय बढ़कर 1,234 करोड़ से 1,532 करोड़ हुई और ईबिटा भी 90 करोड़ से बढ़कर 210 करोड़ पहुंच गया। ईबिटा मार्जिन 7.3% से बढ़कर 13.7% हो गया है। बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लागत नियंत्रण से कंपनी के नतीजे मजबूत हुए हैं। VST टिलर्स ट्रैक्टर्स के नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा घटकर 45 करोड़ से 25 करोड़ रह गया, जबकि रेवेन्यू 283 करोड़ से बढ़कर 315 करोड़ हुआ। ईबिटा 38 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ रहा, लेकिन मार्जिन हल्का घटकर 13.3 से 13% पर आ गया।
बढ़ती लागत और घटते मार्जिन का दबाव कंपनी के प्रदर्शन पर साफ दिखा। एबट इंडिया के नतीजे शानदार रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 359 करोड़ से बढ़कर 415 करोड़ हुआ और कुल आय 1633 करोड़ से बढ़कर 1757 करोड़ हो गई। दवा बिक्री में सुधार और मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो की वजह से कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। सिम्फनी के लिए तिमाही कमजोर रही है। कंपनी का ईबिटा 77 करोड़ से घटकर 24 करोड़ रह गया और मार्जिन 26.6% से गिरकर 15% पर आ गया। मुनाफा भी 56 करोड़ से घटकर 19 करोड़ रह गया, जबकि रेवेन्यू 289 करोड़ से घटकर 163 करोड़ पर पहुंच गया। कमजोर मांग और बढ़ती लागत का असर कंपनी के नतीजों पर साफ दिखा। देवयानी इंटरनेशनल का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। केएफसी और पिज़्ज़ा हट चलाने वाली इस कंपनी को 17 लाख के मुनाफे के मुकाबले इस बार 22 करोड़ का घाटा हुआ है। हालांकि रेवेन्यू 1222 करोड़ से बढ़कर 1377 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन ईबिटा थोड़ा घटकर 195 करोड़ से 192 करोड़ पर आया। ईबिटा मार्जिन भी 16% से घटकर 14% रह गया, जिससे ये साफ है कि लागत बढ़ने और मुनाफा घटने का असर कंपनी पर भारी। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं आया। कोर्ट ने ट्रंप की नीति की लीगल वैधता पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि ये फैसला कांग्रेस की मंजूरी के बिना लिया गया था। इस वजह से ट्रंप का पक्ष कमजोर होता दिख रहा है और मार्केट को लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। फिलहाल कोई नई तारीख तय नहीं हुई है, इसलिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी बनी हुई है। आईपीओ मार्केट में भी आज हालात अच्छे नहीं रहे। ओवरले इंडिया का लिस्टिंग गेन सिर्फ 2.5% तक सिमट गया, जबकि जीएमपी पहले 9% दिखा रहा था। वहीं लेंसकार्ट, गो और फाइन लैब्स जैसे आईपीओस के प्रीमियम में भी जबरदस्त गिरावट आई है। जिन निवेशकों ने सिर्फ जीएमपी देकर निवेश किया था, उन्हें अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 2026 की पहली छमाही में आ सकता है, जिसकी वैल्यूएशन लगभग 11 से 14 लाख करोड़ तक तय की गई है। अगर ऊपरी स्तर पर लिस्ट होता है तो ये भारत का सबसे बड़ा 35,000 करोड़ का आईपीओ बनेगा। कंपनी के पास 506 मिलियन यूजर्स हैं और ये सिर्फ टेलीकॉम ही नहीं बल्कि फाइबर, पेमेंट्स, ओटीटी और क्लाउड सर्विसेज में भी मजबूत पकड़ रखती है। गूगल और मेटा जैसे दिग्गज पहले ही इसमें $10 बिलियन का निवेश कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आईपीओ भारत के डिजिटल युग की नई शुरुआत साबित हो सकता है। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना बढ़ेगी और निवेशकों को बड़ा फायदा मिल सकता है। बजाज फाइनेंशियल ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जहां कंपनी का मुनाफा 17.8% बढ़कर 643 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और आय भी 17.4% उछलकर 2614 करोड़ रुपए रही। एसेट क्वालिटी मजबूत रही। ग्रॉस एनपीए घटकर 0.26% हो गया और नेट एनपीए 0.12% पर स्थिर रहा। कंपनी के कुल लोन और एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी जोरदार ग्रोथ दिखी, जो अब 1.26 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। कंपनी ने बताया कि इस तिमाही में ग्रॉस डिसबर्समेंट 15,900 करोड़ रुपए तक बढ़ गया, जो पिछले साल की तुलना में करीब 32% ज्यादा है। हालांकि नतीजे अच्छे रहने के बावजूद स्टॉक में हल्की गिरावट आई और ये 109.25 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन आगे के सेशंस में इसका असर देखने को मिल सकता है। एनसीसी लिमिटेड कंपनी के नतीजे कमजोर रहे, जहां मुनाफा घटकर 155 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल 163 करोड़ रुपए था, यानी लगभग 5% की गिरावट। राजस्व भी करीब 12.6% घटकर 4,543 करोड़ रुपए रह गया। ईबिटा 11.5% गिरकर 394 करोड़ रुपए पर आ गया। मार्जिन मामूली बढ़कर 8.7% रहा, लेकिन शेयर में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई और पिछले एक साल में ये स्टॉक 36% से ज्यादा टूट चुका है। गुरुवार को 3 मिड कैप शेयरों आरएस सॉफ्टवेयर इंडिया, डिशमान कार्बोजेन एमसिस और V2 रिटेल में भारी गिरावट आई और ये लोअर सर्किट तक पहुंच गए। आरएस सॉफ्टवेयर में लगातार गिरावट और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने दबाव बनाया है, जबकि डिशमान कार्बोजेन में मुनाफा वसूली देखने को मिली। वहीं V2 रिटेल में हालिया तेजी के बाद हल्की थकान दिखी। हालांकि एक साल में स्टॉक ने 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन शेयरों में हाल में तेज उछाल आया है, उनमें ये सिर्फ टेम्परेरी करेक्शन है। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के नतीजों में मुनाफा 24% बढ़कर 21.8 करोड़ रुपए रहा, जबकि आय 3% घटकर 278 करोड़ रुपए रही। कंपनी का ईबिटा 26% बढ़कर 39 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 10.8% से बढ़कर 14% पर पहुंचा। हालांकि अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक 2% टूटा और 106 रुपए के आसपास बंद हुआ।
क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स ने सितंबर तिमाही में कमजोर प्रदर्शन किया, जहां मुनाफा 43% गिरकर 71 करोड़ रुपए रह गया। आय मामूली बढ़कर 1915 करोड़ रुपए रही, लेकिन ईबीटा 22% घटकर 158 करोड़ रुपए पर आ गया और मार्जिन 10.7% से घटकर 8.2% रह गया। स्टॉक में 2% की गिरावट आई। शुक्रवार को कई बड़ी और मिड कैप कंपनियां अपनी तिमाही परिणाम पेश करने जा रही हैं। इनमें से कई कंपनियां डिविडेंड और अन्य कॉर्पोरेट एक्शन के फैसले भी घोषित कर सकती हैं, जिससे उनके शेयरों में अगले ट्रेडिंग सेशन में हलचल देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को 20 से ज्यादा कंपनियां अपने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश करने जा रही हैं, जिनमें बजाज ऑटो, डिवीज लैब, हिंडाल्को, JSW सीमेंट, स्पाइस जेट, स्विगी, ट्रेंट और अरविंद लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इन नतीजों का असर अगले सत्र में बाजार की दिशा तय कर सकता है। कई कंपनियां नतीजों के साथ कॉर्पोरेट एक्शन पर भी विचार करेंगी, जिनमें से 10 से ज्यादा कंपनियां डिविडेंड का ऐलान कर सकती हैं। वहीं फाइनेक्स कैपिटल की बोर्ड मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। डिविडेंड पर विचार करने वाली कंपनियों में एडएफ फूड्स, AK कैपिटल, बायर क्रॉप साइंस, करवार टेक्निकल फाइबर्स, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, SCI, KP एनर्जी, KPI ग्रीन, नाल्को, नवा लिमिटेड और पेट्रोनेट LNG जैसी दिग्गज शामिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 बड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं। बैंक का मार्केट कैप $100 बिलियन पार हो गया और इसका कुल बिजनेस 100 ट्रिलियन रुपए को छू गया। इसमें येस बैंक में हिस्सेदारी बेचने से मिले 4,593 करोड़ रुपए का भी बड़ा योगदान रहा। आज भारत में अब 6 कंपनियां 100 बिलियन क्लब में शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल और TCS। इनमें से 3 कंपनियां बैंकिंग सेक्टर से हैं, जो दिखाता है कि भारत की ग्रोथ में बैंकिंग की भूमिका कितनी मजबूत हो गई है। SBI के शेयर इस साल तब तक 20% चढ़ चुके हैं, जो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों से बेहतर रिटर्न है। हालांकि अब इसका वैल्यूएशन प्रीमियम जोन यानी 1.5x बुक वैल्यू पर पहुंच गया है, जो 5 साल के एवरेज से थोड़ा ऊपर है। ब्रोकरेज हाउस अभी भी SBI पर पॉजिटिव है। 50 में से 41 एनालिस्ट्स ने बाई की रेटिंग दी है। उनका मानना है कि बैंक का मजबूत डिपॉजिट बेस, बेहतर लोन क्वालिटी और डिजिटल ग्रोथ आगे भी इसे तेजी से बढ़ने में मदद करेगी। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने सितंबर तिमाही में बेहतर मुनाफा दिखाया है, जहां प्रॉफिट 335 करोड़ रुपए से बढ़कर 405 करोड़ रुपए हुआ। हालांकि कंपनी की कुल आय 1093 करोड़ रुपए से घटकर 740 करोड़ रुपए रह गई। इस दौरान कंपनी को 513 करोड़ रुपए का EBITDA घाटा हुआ, जबकि पिछले साल 32 करोड़ रुपए का मुनाफा था। लेकिन 1210 करोड़ रुपए की अन्य आय ने निचले स्तर पर मुनाफे को सहारा दिया। ईपैक ड्यूरेबल्स के शेयरों में आज दबाव रह सकता है, क्योंकि कंपनी का घाटा बढ़कर 8.5 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि आमदनी दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 377 करोड़ रुपए पहुंची, लेकिन खर्च बढ़ने से मार्जिन 16.7% से घटकर 14.6% रह गया। कंपनी श्री सिटी आंध्र प्रदेश में नए प्लांट पर $30 मिलियन निवेश कर रही है और अगले 5 साल में $1 बिलियन अतिरिक्त रेवेन्यू का लक्ष्य रखा है। लेकिन नतीजों के बाद शेयर 8 से 10% गिर चुके हैं।